नमस्कार, इंडिया 7 न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं पंजाब कांग्रेस के युवा नेता मनदीप सिंह मन्ना से, जो कांग्रेस के एक बुलंद और निडर नेता हैं अमृतसर से, जो आए दिन अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं और आए दिन उन लोगों के खुलासे करते हैं जो भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। मनदीप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया 7 न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका जी। मन्ना जी, अगर बात की जाए आपके स्टार्टिंग की, आपके करियर की पॉलिटिक्स में, तो क्या बताओगे आप उसके बारे में? मैंने पॉलिटिक्स 97 में ज्वाइन की थी एज ए जनरल सेक्रेटरी यूथ अकाली दल बादल। तो 97 से लेके 2014 तक मैं अकाली दल में रहा हूँ। उससे पहले मैं इधर पास में ही क्षेत्र है रैया, मेरे पिताजी वहाँ म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन थे और आतंकवाद के दौरान हमने वहाँ से छोड़ा था और इधर अमृतसर में आके बस गए थे 89 में। उसके बाद 97 में मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। सर, बात की जाए, आपने स्टार्टिंग की, अपने कैरियर की जो शुरुआत की थी वो अकाली दल से की थी, मगर आप आज कांग्रेस में एक प्रवक्ता के रूप में, एक युवा नेता के रूप में सामने आए हैं। क्या कारण रहे सर अकाली दल को अलविदा करने के? देखिए, अकाली दल मेरी माँ पार्टी रही है, उसकी सियासी गोद में मैंने जन्म लिया और उसके बाद अकाली दल की नीतियों के खिलाफ आज पंजाब के हालात क्या हैं। आज पंजाब में भूखमरी है, आज पंजाब में नशा है, आज लोगों को काम नहीं मिल रहा है। इनकी नीतियों के खिलाफ अभी सारा मैं खुलासा करूंगा, उसके खिलाफ। और अकाली दल में जो एक पैराशूट लीडर था विक्रम सिंह मजीठिया, जो सुखबीर बादल का साला था, उसके आने की वजह से सारा अकाली दल छोड़ने को तैयार है। ये हिम्मत मैंने की है, बाकी भी करेंगे धीरे धीरे। मनदीप सिंह जी, आपने बहुत सारे स्कैम सामने लाए हैं, वो स्कैंडल सामने लाए हैं जिसके ब्याह पर जो विरोधी पार्टी थी उसको काफ़ी जो बैकफुट पर जाना पड़ा है। क्या क्या वो स्कैम थे और कैसे आपने कैसी मेहनत की और कैसे वो फैक्ट्स इकट्ठे करके वो स्कैम सामने लाए? सारा पंजाब इतना पीड़ित है, लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। मैं खुशनसीब हूँ और मैं लोगों का ऋणी हूँ कि लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं और मेरे को स्कैम तो लोगों के बीच में से निकलते हैं। लोगों के साथ धक्का होता है, लोगों के साथ ज्यादती होती है, लोग अपना रोना रोते हैं। उनके लिए मैं अपना फ़र्ज अदा कर रहा हूँ। इसलिए मेरे पास जो भी प्रॉब्लम लेके आएगा, जो भी रेवेन्यू को चूना लगाएगा, जो भी ठगी मारेगा, जो किसी के साथ धक्का करेगा, उसको लेके आऊँगा मैं जनता के बीच में। विज्ञापन होर्डिंग का मामला आपने सामने लाया था जी, क्या मामला था वो? ये हमारे लोकल बॉडी मिनिस्टर है अनिल जोशी। एक स्कैम नहीं है उसका, मैंने उसके 5-7 स्कैम निकाल चुका हूँ। आज मैंने फिर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहला स्कैम मैंने उसका निकाला था कि यहाँ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ऑफिस है जो, वो उसके दफ्तर का खर्चा चलाता है, 10 लाख रुपया देता है उसको। मैंने पूछा था कि अगर ये, वो उसने बोला कि ये मेरा कैंप ऑफिस चल रहा है। मैंने उससे पूछा ये कैंप ऑफिस है, अगर ये सरकार की तरफ से है तो ये हर जिले में चलना चाहिए, अगर अमृतसर में है बतौर एमएलए चलना चाहिए, तो फिर इसका ट्रस्ट खर्चा को देता है। उसके बाद इसका बेटा अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन के नाम पे गाड़ी चल रही है, उसकी फ़ोटो मैंने साथ में दी थी कि वो उसी गाड़ी को यूज़ करता है, उसी के साथ कॉलेज जाता है, उसी में अपनी मौज मस्ती करता है। उसके बाद मैंने होर्डिंग्स का घपला निकाला था इनका। होर्डिंग्स ने अभी तक अमृतसर में करोड़ों रुपए का चूना लगा रखा है। होर्डिंग इनको मिले थे 2008 में 7 साल के लिए, 2015 तक। उसके दौरान भी 2011 में यहाँ सिद्धू ग्रुप हावी हुआ तो उसने इनके होर्डिंग कैंसिल कर दिए थे। इन्होंने कोर्ट में से स्टे ले लिया था कि हमारे जो ढांचे हैं वो ना गिराए जाएं। वो ढांचे ना गिराने की एवज में जो स्टे लिया हुआ था, उस पर होर्डिंग भी इन्होंने नजायज लगा के रखे और करोड़ों रुपए का चूना लगाया और एक पैनी तक भी जो टैक्स की नहीं जमा कराई। अब ये मुद्दा जब सारे ही अखबारों ने उठा, सारियों ने स्टोरी की, इनको फिर वो रातों रात वो उतारने पड़े, उसके दोबारा टेंडर करने जा रहे हैं। इसके बाद रंजीत एवेन्यू में जाओ, 1.5 लाख रुपया प्लाट की कीमत है गज की, वो इन्होंने 53,000 से 60,000 तक इन्होंने 363 गज के प्लाट लिए। एक प्लाट में 4-4 करोड़ का चूना लगाया हुआ है और रात को बोली कराई है 9 बजे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हर बोली जो वीडियोग्राफी के साथ होती है, अगर आप उसकी वीडियोग्राफी जनतक कर दो कि ये बोली दिन में हुई और इसके पूल नहीं हुआ, तो मैं सियासत छोड़ने को तैयार हूं। उसके साथ ही
इसका एक बाईवाल है, यहाँ होटल है बेस्ट वेस्टर्न, वो यहाँ को हल्दीराम का इंस्टीट्यूट बना रहा है, उसमें 900 का जगह उसको मिली हुई है। उसके आले दुआले क्षेत्र में फुटपाथ है, उसने सारा फुटपाथ कवर कर लिया और नीचे नीचे बेसमेंट में 3 मंजिलें खड़ी कर दी है। मैंने जोशी को चैलेंज किया था कि इधर 4 टाइलें टूटी मिली तो इसने 3 अधिकारी सस्पेंड कर दिए। होटल में इतनी जो कंस्ट्रक्शन गलत तरीके से हो रही है, तूने आज तक क्या किया? आज मैंने ताजा घपला इसका निकाला है। जो टेंडरिंग, सड़कों की टेंडरिंग होती है, इसमें ये पूल कर लेते हैं, इसका भाई पूल करा रहा है और वहां पे एक आदमी इनका पैसे इकट्ठे कर रहा है। ये तरीका है कोई? सारी दुनिया को आप लूट के खा रहे हो। ये ऊपर से बात करते हैं हम विकास के लिए ये करते हैं सारा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, विकास क्या है? विकास ये नहीं है कि हम किसी की गली नाली बना दें, विकास ये नहीं है कि हम किसी की सड़क बना दें। कपड़े से लेकर आटे तक हम टैक्स देते हैं, नमक तक, वो हमारा मूलभूत अधिकार है हमारी गलियों का विकास होना। हमको जंगलों में थोड़ी रहते हैं। आप वोटें लेते हो, हम टैक्स देते हैं, हमारी गलियां नालियां बनानी, हमारे पास गाड़ी है, अगर रोड बनाते हो तो गाड़ी का टैक्स लगता है। इसका मतलब हम गाड़ी जंगलों में थोड़ी चलाएंगे, ये तो अधिकार है। मैं तो विकास उस बात को कहते हैं कि ह्यूमन विकास कितना हुआ, मनुष्य विकास कितना हुआ, उसमें आपने नौकरियां कितनी दी, विकास ये है। आपने रोजगार कितना दिया, विकास ये है। आपने लोन कितने दिए, विकास ये है। आपने शिक्षा दर कितनी बढ़ाई, विकास ये है। ना कि किसी को गली नाली बना के आप बोलते हो। मैं तो लोगों को बोलता हूं समेत मेरे हम लीडर कलाकार हैं, उन कलाकार जो फिल्मी एक्टर हैं उनसे ज़्यादा बढ़ के हैं। वो तो पहले फिल्म में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद फिल्म को मार्केट में लाते हैं, वो चलती है तो पैसा इकट्ठा करते हैं और लोग वाहवाही करते हैं। हम तो उनसे आगे बढ़े हुए हैं कि लोगों का पैसा लोगों पे लगा के हम अपने लिए ताड़ियां मरवाते हैं। हमसे बड़ा कलाकार कौन हो सकता है? ये किस विकास की बातें करते हैं? सर, नगर सुधार ट्रस्ट पर भी आपने इल्ज़ाम लगाया था कि वो जो घोटाले हैं, जो इनके घोटाले हैं, उनको छिपाने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। सर, वो किस बात पर वो बात करते हैं आप? अफसर इतने परेशान है, उससे वो क्या करेंगे? अगर आप अफसर को उसका वर्षन लोगे कि ये घपला हुआ, तो वो क्या मंत्री को दोषी थोड़ी ठहरा देगा? उनकी तो मजबूरी बन चुका है। और मंत्री ने इतनी ज्यादा हनेरगर्दी मचा रखी है, इसको मैं बोलता हूं कि सुधर जाओ, कांग्रेस आएगी, तुम पे पर्चे भी होंगे, नहीं तो हाई कोर्ट में तेरे सारे मसले लेके जाऊंगा। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं फीसें भर सकूं, पर मैं फिर भी कहता हूं मुझे कुछ बेचकर भी जाना पड़ा अपना, तो मैं कोर्ट में जरूर जाऊंगा, उनको घसीटूंगा जरूर, रेवेन्यू को चूना नहीं लगने दूंगा। आप हमारे सर में आए हो, देखो क्या हालात बना रखे हैं। ये BRTC प्रोजेक्ट चला रहे हैं, सारा शहर खत्म कर दिया, सारे शहर की पार्किंग खत्म कर दी। पता नहीं ये चलना कब है, चलेगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये बाद की बात है। लोगों के दुकानों के आगे पार्किंग खत्म करके लोगों का रोजगार ही बंद कर दिया गया। ऐसा कौन सा विकास होता है जो लोगों की रोटी बंद करके आप विकास करोगे? सर, खालसा कॉलेज पर भी कुछ दिन पहले कुछ बात हुई थी, उसको यूनिवर्सिटी बनाने का मामला सामने आया था, उस पर भी आपने कुछ बोला, मैंने कुछ सामने लाए थे। कहा था जी, खालसा कॉलेज हमारे, मैं सोच सकता हूं कि पंजाब की बहुत सुंदर इमारत है, और जो बादल हैं ये बहुत बड़े होटेलियर हैं, इनका एक सपना है कि इसको हमने होटल में तब्दील करना है। ये इसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इसको फेल करेंगे और इसको सेल करके खुद ही लेंगे। सर, किस बिहार पर ये आप कह सकते हो? आपके पास कोई तथ्य, कोई ऐसे कोई सबूत कुछ? देखो, खालसा कॉलेज जो है वो हमारी, क्या कहते हैं, जद्दी पुश्ती, जब आप कह सकते हो कि विरासत है हमारी। आपने यूनिवर्सिटी बनानी है, कहीं आप और जगह ले लो, सरकार के पास पैसे की कमी है। खालसा कॉलेज की और भी प्रॉपर्टी है। यूनिवर्सिटी तब तो बनाई नहीं जब वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी यहाँ पास हुई थी, तो ये उसको लेके बठिंडा चले गए, वो तो बनाई नहीं। अब ये खालसा कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की बात कहाँ से आ गई? पहली बात तो खालसा कॉलेज आज से नहीं बना, कितने सालों पुराना खालसा कॉलेज है, ये विरासत है हमारी। इसका तो नाम ही नहीं चेंज होना चाहिए कि खालसा कॉलेज को छोड़ के खालसा यूनिवर्सिटी कर दो। कुछ ना कुछ तो इनकी गंदी भावना, गंदी नीयत है ना इसमें। सर, बिरसा सिंह बल्टोआ एक बड़ा नाम है जी। सर, उन्होंने अपने आप को एक बार अपने बारे में एक कमेंट किया था। हाँ जी सर, उसके बारे में भी आपने? हाँ, मैंने उसके बारे में, बिरसा सिंह बल्टोआ कोई बड़ा नाम नहीं है, वो आतंकवाद की दुनिया में बड़ा नाम है, वो पब्लिक में बड़ा नाम नहीं है। जहां कानून बनते हैं विधानसभा में, जहां कानून पास होते हैं, वहां खड़ा होकर आदमी कहे मैं आतंकवादी था, हूं और रहूंगा, इससे ज्यादा शर्म की बात विधानसभा में और कौन सी घटना हुई होगी? वो कन्हैया पे पर्चा दिया इन्होंने, देशद्रोही है। मैं आज पूछना चाहता हूं, आप अमृतसर आए हो, यहाँ चौक में साल में 2-3 बार नंगी कृपानें लहराई जाती हैं, जुलूस निकाला जाता है, वहां खड़े होके बोलते हैं हम ये संविधान को नहीं मानते, हम देश की आज़ादी को नहीं मानते, हमें खालिस्तान चाहिए। तब पुलिस से बात की जाती है तो वो बोलते हैं नारे मार रहे हैं, इन पे केस नहीं रजिस्टर्ड किया जाता। तो उस पर क्यों कर दिया? मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, मुफ्ती मोहम्मद के साथ आपने सरकार बनाई, उसने तो अपनी बेटी अगवा करके आतंकवादी छुड़ाए थे। वो मोदी की स्टेज पे कह रहा है कि
हम आतंकवादियों का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमारे चुनाव जो शांतमयी होने दी। उसके बाद वो अफजल गुरु को शहीद कहते हैं, उस पे पर्चे नहीं देते आप। बादल जो आतंकवादी थे, जिन्होंने फौज के खिलाफ जंग लड़ी थी, सीधी जंग लड़ी थी, उनके भोगों पे जाते हैं, उनके समागमों पे जाते हैं, वहां जाके उनकी वाहवाही करते हैं, उन पे पर्चे क्यों नहीं दर्ज किए जा रहे? ये दरबार साहब में इन्होंने आतंकवादियों का एक मेमोरियल बना दिया, तब किसी को याद नहीं है इन पे पर्चे देने हैं। सर कन्हैया मामले की आपने बात की है सर, वो कन्हैया मामले का जो आपके राहुल गांधी के साथ नाम जोड़ने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी, सर क्या कहना चाहते हैं? देखो, उसने जो एक चैनल ने दिखाया भी था कि नारे क्या मार रहे हैं। अगर कोई देश विरोधी है, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार नहीं करता, मैं नहीं बोलता कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पर यह रूल तो सभी के लिए होना चाहिए ना, केवल कन्हैया क्यों? विरसा सिंह वल्टोवा पे भी पर्चा दो, बादलों पे भी पर्चा दो, मुफ्ती पे भी पर्चा दो, मोदी पे भी पर्चा दो, जिसकी मौजूदगी में कह रहा है वो। आपने बात की पंजाब के जो आपके अमृतसर के जो खुलासे किए हैं अपने स्कैम जो सामने लाए हैं जो विरोधी जो पार्टी के हैं जी सर, अभी बात करते हैं पंजाब के मौजूदा हालातों के बारे में। सर पंजाब के मौजूदा हालात किसी से छिपे नहीं हैं। पंजाब सूरवीरों की धरती था, पंजाब खेती में सबसे आगे था। इस वक्त हम कह लें तो पंजाब में नशा ने इतना प्रसार किया कि नशा, पहले आतंकवाद का हमने 12-13 साल जो संताप हंडाया, उसके बाद अब नशा आ गया। पता नहीं क्यों ये मोदी सरकार कह लो या बादल सरकार कह लो, पंजाब के युवाओं को होश में आने नहीं देना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि पंजाब का जो युवा है, अगर ये सही सोच समझ रखेगा, नशे से परे रहेगा, तो ये हमारे खिलाफ बगावत करेगा। इनको सबसे ज़्यादा जो योद्धा गिने जाते हैं वो पंजाबी लोग हैं। ये कहना गलत है कि ये सिख केवल दलेर है, ये सारी बेल्ट दलेरों की है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है। जब अंग्रेज भी यहाँ राज करते थे, उनको सबसे ज़्यादा विरोध जो यहाँ पे होता था, यहाँ से लेके अफगानिस्तान तक, क्योंकि ये बेल्ट ही ऐसी गिनी जाती थी, ये किसी का धक्का नहीं सहते, किसी की जाति नहीं सहते। उन्होंने भी, इंडिया में तो चाय भी नहीं थी, उन्होंने भी इनकी स्कीम, इनको ठिकाने लगाने के लिए उस वक्त यहाँ फीम और तंबाकू की खेती कराई। सेम पॉलिसी, सेम नीति जो बादल सरकार ने बना के रखी है। आज घर घर में देखो आप, कहीं भी स्मैक आपको रेडियो से मिल जाती है। यहाँ आप आए हो, देख के जाना कैसे युवक जो हैं ऐसे लड़खड़ाते फिरेंगे, आपको मिल जाएंगे। किसी बहन का भाई नहीं है, किसी माँ का बेटा नहीं है, किसी सुहागन का पति नहीं है। आज पंजाब के हालात इन्होंने ऐसे बना दिए। अगर अमृता प्रीतम ने किसी वक्त लिखा था कि अज आखां वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल, अज फिर किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तैनूं वारिस शाह नूं कहण। अज लखां धीआं भैणां रोंदियां ने इन्हां दी जान नूं, और ये इन्हां मजाक बना के रखिया आ इन्हां हालातां दा, इहदे उत्ते कोई सीरीयस नहीं हैगे। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 100% ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਿਆਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ बदतर पंजाब के हालात की हो सकते हैं, मैं तुहानू पूछना चाहना। सर कुछ समय पहले बरगाड़ी मामले को हम भूल नहीं सकते, जो एक बड़ी घटना वापरी थी सर। उसमें सर उसके बाद सर एक सरबत खालसा का गठन किया गया था। सर पहले बरगाड़ी मामले पर मैं आपको जानना चाहता हूँ। बरगाड़ी मामले में श्री गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी हुई थी, जो उनके पन्ने फाड़े थे, दुखदाई है। सबका हृदय जो दुखा था, ग्रंथ चाहे गीता का हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, मेरे मन को तो उतना दुख होगा। मैं मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, मेरे लिए सभी एक हैं। जात पात में मैं पढ़ता नहीं हूँ। ये इन्होंने जात पात बना दी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी जात पात है। जिस किसी ने भी सृष्टि की रचना की थी किसी वक्त भी, मैं ये पंगे में नहीं पड़ता कि इसकी ब्रह्मा जी ने की थी, या ईसा मसीह जी ने की थी, या गुरु नानक जी ने की थी, या मोहम्मद साहब ने की थी। जब भी सृष्टि की रचना की गई थी, इसमें 4 तरह के लोग पैदा किए गए थे। एक थे पढ़े लिखे लोग, दूसरे थे योद्धा, तीसरे थे व्यापारी, चौथे थे मेहनत कश लोग। तब ये होता था कि अगर मेहनत कश का बच्चा पढ़ लिख जाता था तो वो
शिक्षा देने वालों में आ जाता था। अगर शिक्षा देने वाले के बच्चों को कुछ नहीं आता था, वो मेहनत कश में चले जाता था, बंदे की जो काबिलियत होती उसकी कैटेगरी में रखा जाता। आज तो इन्होंने जात पात में सारा बांट दिया। गुरु ग्रंथ साहब की जो बात हुई थी, मैं समझता हूं सबके लिए दुखदाई था, पर उसके बाद जो पंजाब के रास्ते बंद कर दिए, पंजाब में हो हल्ला कितना हुआ, कभी सोचा है आपने कि जो बाहर हमारे भाई रहते हैं सिख, उन पे क्या बीती होगी? उनकी आज एयरपोर्ट पे जाना हो तो 2 बार तलाशी ली जाती होगी मेरे हिसाब से। आज आपके रिश्तेदार में अमृतसर में आना है, आपसे कुछ मिलने आना है, किसी काम से आना है, शादी से, आपको फोन करके पूछते हैं कि हालात ठीक है, कभी रेल तो बंद नहीं हो जाएगी, कहीं बस तो बंद नहीं हो जाएगी। ये हालात बना के रख दिए पंजाब ने, ये नहीं चाहिए थे। आप देखो पंजाब में कोई इंडस्ट्री आने को तैयार नहीं, जहां 15-15 दिन बंद होगा, रास्ते बंद हो गए, कौन यहां व्यापार करने आएगा भाई? सर आपने सिखों की बात की, सर पगड़ी का मसला सर अभी तक सुलझा नहीं है वो मसला सर। कभी ना कभी तो बयान आ जाता है कि वो मसले को उसका हल कर दिया गया है, मगर कभी उसका जो उसके बाद फिर से वो घटनाएं होती हैं पगड़ी के लेकर। देखिए जो पगड़ी का मसला है, ये अलग अलग कंट्री के अपने अपने रूल हैं, मैं इन बातों में पढ़ता नहीं, ना मेरी इतनी हैसियत है। ये इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे हैं, मोदी जी उठाएं, सुषमा जी उठाएं, या ये राहुल जी, सोनिया जी से इसके बारे में ये उठाने चाहिए। जो पगड़ी का मसला है, किसी की ड्रेस है, किसी की परंपरा है, उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, किसको उतारो, पर ये मेरे लेवल का मुद्दा नहीं है। सर मैं फिर से जो सरबत खालसा के मामले पर आना चाहता हूं। सर सरबत खालसा का जो इकट्ठ हुआ था, उसमें सर श्रोमणी अकाली दल ने सर इल्ज़ाम लगाया था कि वो इकट्ठ में जो हेल्प की थी, वो गैदरिंग की हेल्प की थी, वो सारी कांग्रेस की सपोर्ट के साथ की गई थी। सर क्या कहना चाहते हैं? देखो, गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी हुई थी, उसकी ठेस हर आदमी को थी, हर इंसान को थी, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखता था। सारे लोग ये सरकार के विरोध में वहाँ पे गए थे, उनमें हमारे कुछ कांग्रेसी भाई भी चले गए। उनको ये नहीं पता था कि वहाँ क्या एजेंडा होगा, किसको क्या कर देंगे, किसको क्या थाप देंगे, ये नहीं पता था। वो सरकार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। बाद में सरकार ने इसको कैश करने की कोशिश की। आज सुखबीर बादल को पता है कि पंजाब में अगर 100 वोटें हैं तो 80 मेरे उल्ट पड़ेंगी, सिर्फ 20 मेरे पास रह गई हैं। वो 80 को बांटना चाहता है किसी तरीके से, चाहे को आप आ जाए, चाहे कांग्रेस है, चाहे किसी, वो इन वोटों को बांटना चाहता है। पर अगर पंजाब के लोग फिर बंट गए, इनकी ये अपनी चाल में कामयाब हो गए, तो इसके बाद तो पंजाब खत्म हो जाएगा। सर उसमें खालिस्तान के नारे भी लगाए गए थे, ये भी बात एक सामने आई थी। सर देखो, खालिस्तान की मांग, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि खालिस्तान, हम हिंदुस्तानी हैं, मुझे फख्र होता है हिंदुस्तानी कहने में। अगर कोई खालिस्तान को प्यार करने वाले या खालिस्तान का नारा मारने वाले, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जब आप फॉरेन में, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में अपना झंडा लहराते हो खालिस्तान का, उस देश का एक रूल है कि अगर आपका झंडा खालिस्तान का 20 फुट पर लहराएगा, पर उससे ज़्यादा ऊंचा झंडा आपको उस देश का लेके चलना पड़ेगा। अगर आप यहाँ भी लहराना चाहते हो तो उसके आगे तिरंगा चलना चाहिए, अपने अपने झंडे लहराओ भाई, पर आए तो तिरंगे में ना, तिरंगा हमारे लिए सबसे पहले। सर पंजाब के हालातों की बात की, पंजाब में जो गर्म मुद्दे हैं उनकी बात की। सर पंजाब में सबसे बड़ा एक दुखदाई जो चल रहा है, परंपरा चल रही है नशे की, उसके बारे में। नशा 2 तरीके से आदमी को लगता है भाई। नशा लगने का एक कारण है बेरोजगारी। पंजाब में रोजगार है ही नहीं। आप रेता ला लो सारी इनकी, मैं एक दावे से कह सकता हूं, सरकार आज चाहे तो 1 लाख आदमी को रोजगार दिन चढ़ने से पहले दे सकती है। जिस बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा, बच्चा पढ़ लिख जाता है, BA MA कुछ भी कर जाता है, उसको उसके लेवल, छोटा काम वो करेगा नहीं जो पढ़ लिख जाएगा। जब उसको उसके लेवल का काम नहीं मिलता, पहले माँ बाप, पहले तो उसके अंदर आता है कि मुझे काम ही नहीं मिल रहा है, इससे वो स्ट्रेस में होता है। उसके बाद माँ बाप उसको मेने मारते हैं, काम कारण ठल्ला है, छोटा काम वो कर नहीं सकता। हमारे पंजाब में एक परंपरा है कि जिसका काम में मन नहीं लगता इसकी शादी कर दो। वो शादी कर देते हैं तो उसकी बीवी आ जाती है, बच्चों का बोझ है, वो नींद की गोलियां शराब से शुरू होता है, उसको नशा लग जाता है। दूसरी चीज़ है नशा, जैसे ये नार्को कर लेते हैं, कोई खेलों में जा रहा है, जब बंदा फिजिकली वीक होता है तब भी वो नशे करने लग पड़ता है। ये नशे के 2 कारण हैं। जब तक बेरोजगारी नहीं हटती, मैं बोल रहा हूँ कि 1 लाख आदमी को ये रोजगार दे सकते हैं। ये रेता फ्री करें, 500,000 की ट्राली होती थी, एक परिवार, आप जाओ दरिया के पास कितने गांव हैं, एक ट्राली लेके जाते थे, बेचते थे, अपने घर का गुजारा चलाते थे। आज किसी को काम ही नहीं करने दे रहे। बसों के जो परमिट है, छोटे छोटे लोगों को रोजगार दो, वो बसें चलाएं। और शराब के ठेके हैं, शराब तो ये बंद करते नहीं, पंजाब का मेन रेवेन्यू है, तो लोगों को बांट को दो, लोगों को, बच्चों को रोजगार मिले। इससे ही तो ये ड्रग्स जो है हट सकती है। इसके बिना तो नशा खत्म ही नहीं हो सकता। जब मैं वेला बैठा रहूंगा, मेरे दिमाग में टेंशन रहेगी, तो मेरा ध्यान तो जाएगा ना, रात को नींद नहीं आएगी तो मैं गोलियां खाऊंगा ही खाऊंगा।
सर रेत माफिया की आपने बात की, सर रेत माफिया सर वो खनन हो रहा है, भूमि खनन हो रहा है सर, उसके बावजूद भी जो रुक नहीं पा रहा, क्या कारण रह सकते हैं? इनको रेत से मेरे हिसाब से 25 करोड़ रुपया रोज आता है। इतने से ज़्यादा, इससे ज़्यादा पैसे इनको शराब से आते हैं, तभी ये छोड़ नहीं रहे। इनका तो ध्यान ही सिर्फ पैसे पे हो गया, और ये इनके मन में वहम है कि हम पैसे इकट्ठे कर लेंगे, एक एक सीट पे 100-100 करोड़ रुपया लगाएंगे, ये करेंगे। लोग इनके मंसूबों को, लोग समझदार हैं, लोग इनको कामयाब नहीं होने देंगे इनकी चालों में। अगर हो गए तो मैं फिर बोल रहा हूं कि पंजाब का कुछ नहीं हो सकेगा उसके बाद में। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से काबिल उम्मीदवार सीएम के लिए कोई मैं अपनी निगाह में देखता नहीं हूं, और मेरा ख्याल है कि लोग हमारा साथ देंगे, और अच्छी नीतियों को पहले भी उन्होंने 5 साल लोगों ने उन्हें परखा हुआ है, सारा कुछ है लोगों के सामने, अच्छे कैंडिडेट देंगे वो, तो जीत होगी कांग्रेस की। सर पिछली विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा था सर, लगता है कैप्टन साहब ने तब्दीली की है अपनी रणनीति में 2017 के लिए? बिल्कुल, मैं पिछली इलेक्शन में तो उनके साथ नहीं था, पर मैं जिससे भी सुनता हूं कैप्टन साहब में बहुत चेंज है। वो जनता, वो तो चोन मैनिफेस्टो ही लोगों की नब्ज देखकर वो बना रहे हैं सारा कुछ, और उनमें जो काबिलियत है मैं समझ सकता हूं वो किसी और में नहीं है। सर कैप्टन साहब की आपने बात की है सर, अगर बात की जाए कांग्रेस का मुकाबला किससे है सर? एक और नया चेहरा पंजाब में आया है, केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का, सर मुकाबला किससे है कांग्रेस का? देखो जी, अपना नज़रिया है, मैं कांग्रेस का मुकाबला नहीं गिनता, क्योंकि अकाली दल की नीतियों से लोग दुखी हैं। अकाली दल वैसे स्टैब्लिश पार्टी है, उसका वोट बैंक भी होगा। कुछ ना कुछ लोग होते हैं बुजुर्ग जहाँ अपनी एज में, वो अखीरले टाइम में चेंज ही नहीं करते जब, तो वो उनका वोट बैंक है। पर जो उनकी नीतियां हैं, जो इनको कैंडिडेट हैं, लोग उनको पसंद नहीं करेंगे जितना इन्होंने धक्का किया है। अगर कह लिया जाए कि एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। उनके पास कैंडिडेट ही अच्छे नहीं है, सारी टीम ही ऐसी है, तो कैसे चलेगा? लोग कांग्रेस का साथ देंगे। सर हाल ही में अरविंद केजरीवाल जो पंजाब का दौरा करके गए हैं, क्या कहना चाहते हो सर उसमें? अरविंद केजरीवाल जी हमारे अमृतसर में भी आए थे, जो पीछे मकबूलपुरा में। एक इलाके को आप नशेड़ी कह दोगे, उस इलाके में इतने इतने ऑफिसर हैं, वहाँ इंडस्ट्रियल फोकल पॉइंट है, वहाँ हयात होटल है, वहाँ अल्फा वन मॉल है। उस लोगों को आप दौरा इसलिए करने आए कि ये नशे की धरती है। मैं उनसे एक सवाल किया था, मैंने वीडियो जारी की थी 8 तारीख को, उनके जवाब में मैंने रैली रखी है वहाँ पे, कि जिस इलाके को आप नशेड़ी कह गए, उन बच्चों के रिश्ते होंगे, उनके साथ कोई शादियां करेगा, उन लोगों के साथ कोई रोजगार या कोई कारोबार करेगा, उनकी बेटियों बेटों कौन एतबार करेगा? उनका तो सारा आप भविष्य ही दांव पे लगा गए हो। केजरीवाल, मैंने केजरीवाल से एक सवाल पूछा था, मैं किसी को सियासत में बुरा चंगा पार्टी को नहीं कहता, लोग उसमें अच्छे बुरे होते हैं। केजरीवाल जी बोलते थे कि मैं हिंदुस्तान का हितैषी हूँ, एक तरफ से बोलते थे कि हिंदुस्तान में करप्शन है, सारा हिंदुस्तान ही करप्शन के जंजाल में है, ये ठगियां, यहाँ विकास नहीं है। 2 स्टेटों में पहले इलेक्शन हुई है, बिहार में हुई है, उसके बाद इनकी जन्मभूमि पे इलेक्शन हुई है हरियाणा में। हरियाणा को छोड़ा इन्होंने, क्या हरियाणा बड़ा साफ सुथरा था? क्या बिहार बड़ा साफ सुथरा था? वहां से क्यों भागे? पंजाब को हर आदमी टारगेट कर लेता है। यहाँ के लोग भावुक हैं, इमोशनल हैं, जल्दी बातों में आ जाते हैं, किसी का दिल नहीं तोड़ते। आप भी किसी के पास आओ, वो आपको मिलने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए उन्होंने पंजाब को टारगेट कर लिया कि पंजाब, ये हरियाणा लड़ते ना इलेक्शन, इनको पता चल जाता। अभी मैं चैलेंज के साथ इनको कहता हूं कि ये कभी मुद्दा उठा देते, ये लोग पैसे लेके आए थे, ये दूसरों पे इल्जाम बहुत लगाते हैं। केजरीवाल को मैं बोलता हूं, अपने अमृतसर की टीम अनाउंस करो, एक एक का स्कैंडल निकालूंगा। इनके पास बंदे कौन से हैं, कैंडिडेट कहां से देंगे? जब देंगे तो पता चलेगा ना। अभी मैं किसके बारे में बोलूंगा तो ये बोल देंगे हमारी पार्टी का बंदा ही नहीं है, हमने किसी को ओहदा ही नहीं दिया। अपनी टीम तो देंगे, लोगों के सामने चेहरे दे, लोगों को पता चले इस पे विश्वास करना है कि नहीं करना। पहले चेहरे दे देंगे तो लोग उसके बारे में जान जाएंगे। मैं किसी का निकालूंगा, कोई मेरा निकालेगा, कोई गलत किया हुआ, तो अगर लास्ट में आके देंगे कि लोगों को भावुकता के तौर पर मूर्ख बना लेंगे, तो ये पंजाब के साथ धोखा होगा। मैं चाहता हूं वो महीने 1.5 महीने अपनी टीम अनाउंस करें, हमको भी पता चले क्या सेवा करने वाले हैं और क्या लूटने वाले हैं। सर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में नशे की बात की है जी सर, क्यों, क्या कारण रहा है उनको नशे के मुद्दे पर यहाँ पर आके प्रचार करने का? उनको ये पता था कि पंजाब इस वक्त नशे की ग्रस्त में है। घर घर में ये टेंशन रहती है कि मेरे बच्चे को नशा ना लग जाए। वो सियाना आदमी है, उसने नवज टटोली या कमिश्नर रहा है, वो अपने आप को आम आदमी बोलता है। पहले तो मैंने उसे चैलेंज किया था कि आम आदमी, मेरा भी हक है अपने आप को कहने का। तुमने तो लोगों से हक ही छीन लिया कि मैं अपने आप को आम आदमी नहीं कह सकता, इसका मतलब मैं तेरे साथ जुड़ा हुआ हूँ। लोगों का हक, मैं तेरे को तो मैंगो मैन बोलता हूँ, तो आम आदमी नहीं है, स्टाइलिश नाम चाहिए तेरे को, मैंगो मैन।
सर अगर बात की जाए, मैं मुद्दे पर आना चाहता हूं सर। जैसे पंजाब में बड़ा नाम एक भोला का सामने आया था नशे के रैकेट में, उसके साथ कई मंत्रियों के नाम भी आए थे। बिल्कुल, उसके साथ विक्रम मजीठिया का नाम आया था, उसकी टीम का नाम आया था। मैं ये नहीं कहता कि विक्रम मजीठिया ने स्मैक बेची है या दुकान खोली है। जब आपके साथ स्मैक वाले लोग फिरते थे, आपको इलेक्शन के लिए फंड देते हैं, आपको किसी बात के लिए फंड देते हैं, आपकी रैलियों में खर्चा करते हैं, आपके समागमों पे खर्चा करते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि इसका कारोबार क्या है। आप उल्टा उसको गनमैन दे रहे हो, उसके पूछ भी नहीं रहे ये पैसा कहां से आ रहा है, क्या ये नशा बेच के आ रहा है या इसकी हक हलाल की कमाई है। अगर वो नशा बेच के आ रहा है तो आपकी शेल्टर है, आप पूरे इन्वॉल्व हो उसमें। सर कैप्टन साहब ने 2 महीने पहले एक स्टेटमेंट दी थी जो कि केजरीवाल के साथ हमारा मुकाबला है। पहले अकाली दल के साथ था और उसके बाद में केजरीवाल के साथ। सर फैक्ट्स में चेंजेस क्यों आ रहे हैं सर? अकाली दल से लोग नफरत करते हैं, अकाली भाजपा से। केजरीवाल लोगों की इधर आया था, लोगों को वो सारा देख के गया, लोगों को गुमराह वो कर रहे हैं। लोग उनके साथ, मैं नहीं समझता कि उनकी बातों पर विश्वास करेंगे। ये मुकाबला तो देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अकाली दल थोड़ी स्टैब्लिश पार्टी है, उसका वोट बैंक भी है। केजरीवाल के साथ मैं उसके लीडर पूछना चाहता हूँ, पहले लीडर तो अनाउंस करे, फिर हम देखेंगे उसके साथ मुकाबला है कि नहीं हमारा। सर हरियाणा से बिलोंग करते हैं केजरीवाल जी। सर, पंजाब का पानी का मुद्दा हरियाणा के साथ काफ़ी गरमाया रहता है। अभी हाल ही में पानी देने से इनकार भी कर दिया गया है, क्या कहना चाहते हैं? तो ये महाराजा साहब ने उसे हर बात पे पूछा है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा है, वो बताता क्यों नहीं है? वो लोगों को, अगर वो बोल देगा कि पंजाब का पानी पंजाब में रहेगा, उसको पता है हरियाणा वाले लोग मेरे एंटी होंगे। अगर हरियाणा के बारे में बोलेगा तो यहाँ वोट बैंक को खोरा लगेगा। वो स्पष्ट तो करे ना अपनी स्थिति। सर मौजूदा सरकार द्वारा सर कहा जा रहा है कि आने वाले चुनावों में जो उनके मुद्दे रहेंगे सर, वो विकास का मुद्दा रहेगा, पंजाब में रोज़गार का मुद्दा रहेगा, और उसके साथ ही में सर जो बुढ़ापा पेंशन 250 से 500 कर दी, ऐसे कई लोगों को सपने दिखाए जा रहे हैं। आप ऐसा कहना चाहते हैं? यहाँ पास में 3-4 बैंक है, आप अगर यहाँ रुकोगे, बैंकों में पूछो कितनी कितनी लोगों को पेंशन मिलती है। लोगों को तो 6-6 महीने पेंशन नहीं मिल रही। मैंने पहले भी बोला है, विकास ये नहीं है कि किसी की गली नाली बना दो, सड़क बना दो, ये तो लोगों का अधिकार है। विकास ये आपने मनुष्य विकास कितना किया, ह्यूमन विकास कितना किया, किसी को रोजगार कितना दिया, किसी को नौकरियां कितनी दी, किसी को लोन कितने दिए, किसी की शिक्षा दर कितनी बढ़ाई, विकास ये है। अगर इन्होंने किया हुआ तो सब सामने आ जाएगा। नौकरी तो किसी को मिली नहीं पंजाब में, जो लोगों का हक था, जो लोग काम करते थे, रेता, ट्रांसपोर्ट, शराब, ये वो काम, आज तो ये बिना इन्वेस्टमेंट हिस्सा डालते हैं लोगों की फर्मों में। ये रोजगार क्या दे रहे हैं लोगों को? सर केजरीवाल पंजाब दौरे पे थे, उन पर हमला किया गया। सर हमला करना किसी विरोधी पार्टी के या किसी भी नागरिक के द्वारा सर वाजिब है? मैं बिल्कुल इसे वाजिब नहीं कहता। अगर कोई आया, ये डेमोक्रेसी है, इधर भी जहां किसी ने विरोध किया, मैं उसके विरोध करने के हक में नहीं। हर आदमी को अपनी बात करने का हक है, पर लोग इतने ज़्यादा भर चुके हैं, मैं भी गलत करूंगा, मेरे पे भी हमला करेंगे। लोगों को मैं एक बात की अपील करता हूं, पंजाब की जनता को, आपका हमला 2017 में होना चाहिए और वोट के रूप में होना चाहिए। ये किसी पे निजी हमले कर दो, ये अच्छी बात नहीं है। सर बेरोजगार लाइनमैनों पर लाठियां चलाई जा रही हैं, किसानों पर लाठियां चलाई जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल पंजाब में उन पर हमला किया जा रहा है। सर क्या क्या हालात हैं पंजाब के? जी अरे सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। इधर दिन में देखो कितनी बार गोली चलती है पंजाब में। किसी पे मेरा ख्याल है पर्चा केस रजिस्टर करना हो तो वैसे हल्के के एमएलए से पूछा जाता है, दे दिया जाएगा नहीं। ये जथेदार जो इनके थानों में बैठे हुए हो, वो तो आप इधर एक दिन फोटो जारी हुई थी, एक इनका कोई चेयरमैन था, उसके लिए एसएचओ ने कुर्सी छोड़ दी, अखबार ने उसकी फोटो लगाई। ये तो हालात बने हुए हैं पुलिस के। सर बात की जाए पंजाब में जो आने वाले चुनाव हैं सर, उसमें युवा नेताओं की क्या भूमिका रहेगी? ऐसा है, मैं सबसे ज़्यादा विश्वास रखता हूं कि देखो, हिंदुस्तान की आबादी अगर 150 करोड़ है या 125 करोड़ है, तो उसमें आधे युवा हैं। युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवाओं में जोश भी होगा, वो करप्ट भी नहीं होंगे। युवाओं को मौका हर पार्टी को देना चाहिए, लोग उनका साथ भी देंगे। पर मैं इसके साथ साथ एक बात कहना चाहता हूं कि जो पार्टी चोन मैनिफेस्टो जारी करे, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे अकाली दल है, चाहे ये मैंगो मैन है, ये अगर अपना चोन मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो हमारे संविधान में एक धारा है कि अगर हम किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो उस पर एक केस रजिस्टर किया जाता है। यही सिस्टम इस सिस्टम में होना चाहिए कि अगर कोई पार्टी चोन मैनिफेस्टो जारी करती है, 5 सालों में अपना चोन मैनिफेस्टो में किए वादे पूरे नहीं करती,
तो उस पर केस रजिस्टर्ड होना चाहिए कैंडिडेट पे, उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए ताकि लोगों को गुमराह ना कर सके। ये कोई बात है कि मैं तुम्हें 15,000 शगन दे दूंगा, 20,000 दे दूंगा, पेंशन बढ़ा दूंगा, लोग आस लिए, गरीब लोग हैं आपके पीछे बैठते हैं, ये कोई सिस्टम नहीं है। इन लोगों पे पाबंदी लगनी चाहिए ताकि झूठा चोर मैनिफेस्टो कोई भी पार्टी ना दे सके। इनको बाबा बुल्ले शाह की उस बात पे चलना चाहिए कि पढ़ इल्म किताबां सब ते तू नार खा लिया काजी, मक्के जा हज गुजारे ते तू नार खा लिया गाजी, फड़ तलवार दलावर बनया ते तू नार खा लिया गाजी, पर अजे तू बुल्लिया कुछ नहीं बनया जे तू यार ना रखिया राजी। जे आपां लोकां दी नब्ज नहीं फड़ सकते, लोकां दे दुख दर्द नहीं दूर कर सकते, सानू सियासत च रहण दा किसी नूं भी कोई हक नहीं। सर आप भी खुद युवा नेता हैं, युवाओं की नुमाइंदगी करते हैं। सर पंजाब में युवाओं को मौका दिया जा रहा है सियासत में सर, मगर जहाँ भी कहीं कोई ऐसी घटना घटती है जैसे जन्मेजय सिंह शेखों पर भी हाल ही में हमला हुआ है, आज की बात है, तो सर हमेशा युवाओं का नाम क्यों सामने आता है, युवाओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखो, युवा जो होता है, जो अल्लड़ उम्र होती है, उसमें आदमी को कुछ थोड़ा बहुत जोश ज़्यादा होता है, होश कम होता है। अगर वो हमला करते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि नहीं करना चाहिए किसी भी। इनको, हमारे पास अधिकार है, हम वोट के रास्ते इनको मार सकते हैं, इनको इनके घर पे भेज सकते हैं, इनको जेल में भेज सकते हैं कि अच्छे लोगों को चुनोगे जो इन करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो इनको मारने की क्या जरूरत है, इनको जेल में डालेंगे। सर हाल ही में जैसे जाट आंदोलन के लिए जो आरक्षण के लिए जो मुद्दा आया हरियाणा में, सर उसके बारे में देखिए, मैं जात पात में नहीं पढ़ता, ये मेरी आदत नहीं है। किसी को इधर भी पंजाब में करते हैं कि सीएम जो सिख होना चाहिए, ये केजरीवाल भी ढूंढ रहा है, उसको सिख सीएम ही नहीं मिल रहा, कभी वो सिद्धू के पीछे भागता है, कभी वो फूल का बोलता है। आदमी जिस पोस्ट पे है उसकी काबिलियत से होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो। मैं जात पात में विश्वास नहीं रखता। रिजर्वेशन जो की गई थी, ये एससी के लिए की गई थी, और आज उसको ख़त्म करने के लिए जो सारा सिस्टम कर रहे हैं। अगर रिजर्वेशन ख़त्म करनी है, आपने कभी देखा है कि पंजाब के जो स्कूल हैं जिसमें बच्चों को शिक्षा मिलती, जो सरकारी स्कूल हैं, वहाँ 8वीं तक तो वो एससी के बच्चे वहाँ ज़्यादा पढ़ते हैं, एससी कम्युनिटी के, उनको 8वीं तक फेल ही नहीं किया जाता। उनको मतलब मास्टर पढ़ाते ही काम है, जो उनको सरकार की हिदायतें हैं कि इसको फेल ही नहीं करना। अगर कल को कंपटीशन होगा तो वो कहाँ जाके उनके सामने खड़ा होगा, इसलिए उनके लिए रिजर्वेशन रखी थी। आप शिक्षा का लेवल एक कर दो, सरकारी अपने लीडरों को, अपने सारे जितने सरकारी अफसर हैं उनको हिदायत करो, सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करे कि हर इंसान का बच्चा जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा, आपको रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी जब सबका लेवल एक जैसा हो जाएगा। तो सर मैं अभी अगर किसी का हक छीना जाएगा तो वो ठीक नहीं है। सर मैं एक बार फिर से एक हाल ही में जो आपने 2-3 दिन पहले एक आपके सुर्खियों में आए थे, आप भाजपा का खुलासा, मैं एक बार फिर से जानना चाहता हूँ उस खुलासे के बारे में। भाजपा का इधर सबसे पावरफुल मिनिस्टर तो अनिल जोशी है पंजाब का, जो गुंडा है, उसके भाई का मैंने आज वीडियो जारी किया है। सारे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के ठेकेदारों को लेके कंपनी बाग में खड़ा है, वहाँ एक आदमी इनका पैसे इकट्ठे कर रहा है। ये टेंडर जो होते हैं सड़कों के, इसके लिए ये पूल करते हैं, उसके लिए ये लोगों को बोल देते हैं कि मेरे इलाके में टेंडर नहीं भरना। जो ठेकेदार इनको हिस्सा नहीं देते वो डर जाते हैं कि उनकी पेमेंट भी रुकेगी और उनके काम में नुक्स भी निकाला जाएगा। सिर्फ ये अपने आदमियों को ठेके देते हैं। उसमें सबसे बड़ा खुलासा ये था कि टेंडर अभी अलॉट होने हैं, इन्होंने भरे हैं, ई टेंडरिंग होती है। मैंने पहले ही नामों का खुलासा कर दिया, इसको मिलेगा भाई। उसमें यह है कि सारे पंजाब में 40% तक रेट जो कम भरे गए हैं टेंडरों के, वो उसके लिए हमारे रेवेन्यू को फायदा है, हमारी सरकार को फायदा है कि जो काम 100 करोड़ में होना है वो 60 करोड़ में होगा। जो अमृतसर में इसके इलाके में भरे गए हैं उसमें घाटा सिर्फ 10%, 15%, 3%, ज़्यादा से ज़्यादा 12-15% है। सीधा यही चूना लगा दिया गया 10-20 करोड़ रुपए का, 30 का, और उस पर से कमीशन कितनी आती है, फिर इसके ही आदमी काम करते हैं। ये कोई बात थोड़ी है। वो खुलासा मैंने आज किया। सर बात की जाए, आपने सर अनेकों जो है खुलासे किए हैं, सर कभी कोई कार्रवाई इनके खिलाफ कोई सामने आई है? जी, अभी मैंने होर्डिंग का खुलासा किया था। मेरे से पहले पंजाब केसरी ने स्टोरी लगाई थी, उसके बाद दैनिक भास्कर ने स्टोरी लगाई थी। इनको तो इन्होंने दिन नहीं चढ़ने दिया, 7 बजे होर्डिंग उतारने शुरू कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं माना जाता है अगर कोई ना कोई आवाज़, निडर आवाज़ बुलंद की जाए तो चेंज आ सकता है। देखो, मैं आवाज़ नहीं बन सकता। आवाज़ मैं घर में बोली जाऊंगा, कमरे में बोली जाऊंगा तो कौन है सुनने वाला? सबसे जो नायाब तरीका है वो है मीडिया, वो है चैनल, वो है ये सोशल जो मीडिया है। इन लोगों को, इनकी करतूतों लोगों के सामने आती नहीं थी। जोशी बड़े मारे मारता था जी, मैंने विकास बहुत किया। विकास की बोल तो हमने खोली है कि ठेके ही सारे तू लेता है तो विकास तो तू करेगा ही ना। सबसे ज़्यादा जो बढ़िया हथियार है वो मीडिया है।
हम भी लोग अपनी जिम्मेवारी से कहीं ना कहीं कोताही कर सकते हैं, किसी को सिफारिश आ जाएगी, किसी का प्रेशर आ जाएगा, कई लोग बिक जाते हैं। पर सबसे जो नायाब तरीका वो मीडिया, मैं इसको कहता हूं कि मेरा तो आज तक इन्होंने बहुत साथ दिया, अमृतसर का भी दिया, इसी तरीके से सभी लग जाएंगे तो इन भ्रष्ट जो लीडर हैं, जो अफसर हैं, इनको भागने को जगह नहीं मिलेगी। सर, सोशल मीडिया की बात की जाए तो कैप्टन साहब ने भी सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहा है 2017 के चुनावों में। बिल्कुल, सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है। पहले इन लीडरों की करतूतें सारी ना छप जाती थी, चाहे मैं भी हूं चाहे कुछ भी हो। आज तो आप कुछ गलत काम रोड पे करते जाओ तो लोग तो उसी वक्त व्हाट्सअप करते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं। लीडरों को गलत कामों के लिए नंगा करने का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया है। तो सर, अंत में क्या कहना चाहोगे आप पंजाब के जो आने वाले 2017 के चुनावों के बारे में, और क्या अपील करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो आप लोगों के? मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि अच्छे लोगों को चुनो। आपको अपने विकास के लिए, अपने कामों के लिए लीडरों के दर बदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे लोगों को चुनना शुरू कर दो। जो पार्टी आपकी अजमाई हुई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ दो। आपके मोदी के तो अच्छे दिन आए नहीं इंडिया वालों के लिए, पंजाब में अच्छे दिन आने वाले हैं। लोगों का और नौजवानों का कैप्टन साहब के प्रति बहुत ज़्यादा जोश है और उत्साह है। लोग उनको पसंद करते हैं, नौजवान उनको पसंद करते हैं और वो अपनी बात पे अटल रहते हैं। मैंने भी उन्हीं से प्रेरित होकर कांग्रेस ज्वाइन की थी और लोगों को जोश देखकर मुझे लगता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। 2017 में इनको बता देंगे कि कौन कितने पानी में है। सर, जाते जाते पठानकोट आतंकवादी हमले के बारे में। देखो, आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मैं ये समझता हूं कि फ़ौज के काम में जो हमारी सेंटर की एजेंसी हैं उनके काम में दखल नहीं देना चाहिए। ये पठानकोट जो हमला हुआ, हमारी सरकार कहीं ना कहीं तो नाकामयाब रही है, इसकी देन है। इनकी पुलिस जो अच्छी तरह ड्यूटी नहीं करती, वो खुलेआम शरेआम घूमते रहे हैं। अगर वो पहले ही पकड़े जाते तो हमारे फौजी आदमी भी बच सकते थे। सारा कुछ मतलब इस तरीके से पंजाब को, मैंने फिर आपको बोला कि पंजाब में आप किसी से लिफ्ट मांगो, आपको उसी वक्त दे देता है। वो आपका बैग नहीं चेक करेगा कि आपके बैग में क्या है। हम लोग हैं ही भावुक, हम तो किसी पराये को देख लेते हैं तो वो अपने घर में तक ले जाते हैं, भाई खाना वाना यहाँ खाओ तुम। इन लोगों का फायदा उठाया जाता है। इसके लिए सरकारी एजेंसियों को सतर्क रहना चाहिए। सर, बात की जाए पठानकोट हमले की, सर सारा कुछ हो गया, जो खर्च था वो भी कर दिया गया, जाने भी गई, हमारे देश के जवान भी शहीद हुए हैं। सर, उसके बाद सर अभी सेंटर से एक फरमान आया है कि जो खर्च हुआ है, NSG कमांडोज वहाँ पर लाए गए, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई, वो खर्च राज्य सरकार दे। देखो, अगर राज्य सरकार की नाकामी है, सेंटर, ये बात तो फौजियों के ऊपर हम बोलते हैं। अगर उनको पैसे दिए जाओ, उनकी को ग्रांट दिए, तो ये तो अगले को जलील करने वाली बात है। ये तो अंदर की बातें अगर ये डिस्क्लोज हो रही हैं तो ये इससे बड़ी शर्मनाक क्या होगी। ये शहीदों का अपमान है। हालांकि ऊपर भी पार्टी अपनी भाईवाल पार्टी और नीचे भी भाईवाल पार्टी है, इसके बावजूद ये पैसों की जो है जो खर्च की मांग की जा रही है। कैसे अच्छे संकेत आ रहे हैं सर इससे, जब बुरे संकेत आ रहे हैं सर? जैसे जो खर्च हुआ है वहाँ पर, NSG कमांडोज आए थे, जो उन्होंने जो भी एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया, उस सब का खर्च जो है वो राज्य सरकार के मांगा गया है, सेंटर की तरफ से। भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सिक्योरिटी एजेंसियों की बात है, ये सरकारों का मसला है। अगर खर्च का मसला लोगों के सामने आता है कि मेरे घर में कोई चोर आ गया तो ये देखूंगा किसका खर्च कौन करेगा, किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये तो अंदर का मामला है, अंदर ही रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप सिंह मन्ना जी, आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आप सबका धन्यवाद जी, आपने मुझे इस काबिल समझा, तो दिल से शुक्रिया भैया आपका। ये थे मनदीप सिंह मन्ना, युवा नेता कांग्रेस के अमृतसर से, जो आए दिन अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं, जो भ्रष्ट लोगों के उनके जो खुलासे कर रहे हैं। इनसे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में भी ऐसे ही इंडिया 7 का साथ देते रहेंगे। कैमरा पर्सन प्रवीण मांगट के साथ सुखविंदर सिंह, इंडिया 7 न्यूज़, अमृतसर।